अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। कल यानी 4 मार्च को इत्तेहादी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल होने जा रहा है और इस मौके पर हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ शिकवे बढ़ रहे हैं और दूसरी जानिब नून लीग के वफाकी काबीना में वज़रा की तादाद बढ़ रही है। 3 रोज़ कबल वफाकी काबीना में तोसी के नतीजे में 12 वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरान हल्फ उठा चुके हैं। ताहम अभी तक नए वज़रा और वज़राए मुमलिकत को मुतल्लका वजारतें अलॉट नहीं की गई हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 18 वफाकी वज़रा के पास मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान हैं और अब ताज़ा तरीन तोसी के बाद 1 से ज़ायद कलमदान रखने वाले वज़रा से इजाफी वजारतें वापस लिए जाने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौजूदा वज़रा की कलमदान भी तब्दील किए जा सकते हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कई वजारतों और डिवीजन्स का कलमदान अपने पास रखा हुआ है, जिनको गालिबन वो अब छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। शायद वो छोड़ देंगे और दीगर जो नए वज़ीरों की बेसिकली शमूलियत हुई है वफाकी काबीना में उनको दे देंगे। वफाकी काबीना में होने वाली एक शमूलियत पर बहुत बात हो रही है और वो आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब की बतौर मुशीर तैनाती है। नून लीग के अंदर से खुद इस तैनाती पर आवाज़ें उठ रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नून लीगी रहनुमा परवेज़ खटक की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि नून लीगी क़यादत के ख़िलाफ़ परवेज़ खटक की जानिब से गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाए जाने की वजह से उन्होंने खटक साहब से कभी बात तक नहीं की और अब ये नौबत आ गई है कि उसी शख्सियत को नून लीग ने वफाकी काबीना में शामिल कर लिया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने के हवाले से शिकवे न सिर्फ बदस्तूर बरकरार हैं बल्कि इनमें इजाफा हो रहा है और इसी तनाजुर में अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आइंदा चंद रोज़ में एक मुलाकात भी मुतवक्के है। काबीना में तोसी के बाद नून लीग का अब अगला लाए अमल क्या है, क्या प्लान है और अब वो क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर और कौमी असम्बली में नून लीग के चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी सबसे पहले तो आप समेटिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की जानिब से कि आप भी वफाकी काबीना के अब एक मेंबर बन चुके हैं, तो बहुत मुबारकबाद सर आपको। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका और आपकी पूरी टीम का जी, आपके नए ख्वाहिशात का। कोई है चीज़ माइंड में कि कुरान आपकी तरफ आ रहा है, कुछ इस किस्म की इतलात आपकी तरफ? देखिए, आपने भी प्रोग्राम में कहा कि काबीना जो है उसकी तोसी जो है उसमें काफ़ी वज़ीर शामिल हो गए हैं, बड़ी काबीना बन गई है। बुनियादी तौर पे ये काबीना जो है ये प्योरली एक परफॉर्मेंस बेस्ड कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़े अंदाज से ये बात बताई है कि सिर्फ वही वज़रा कंटिन्यू करेंगे कि जो अपने टारगेट्स जो उन्हें दिए जाएंगे टाइमलाइंस के साथ करेंगे। अच्छा, तो अब अभी तक फिर ऐसा कोई वजीर आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने? जाहिर है 1 साल हो गया मुकम्मल, तो वजीर आजम को ये तो पता चल गया होगा कि कौन से वजीर पिछले ऐसे थे कि जिन्होंने कुछ नहीं किया और अब वो छुट्टी की तरफ गामजन है। मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं कह सकूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल 1 साल की जो हमारी कारकर्दगी है उसकी बुनियाद के ऊपर जो हमारे साबका कैबिनेट थी उसमें कुछ ना कुछ रीशफलिंग जरूर होगी। एक बात ठीक है। दूसरी बात ये है जी कि खर्चों के हवाले से भी ये मैं आपको बता दूं कि ना पिछले 1 साल में वज़रा ने तनख्वाह ली है और ना जो मौजूदा कैबिनेट एक्सपेंशन हुई है उसके वज़रा जो है वो तनख्वाह लेंगे। अच्छा। और परसेंटेज लेंगे जी। तो इसलिए ये सारा वॉलंटरीली बेसिस के ऊपर है और जो नए वज़रा ने हलफ उठाया उन्हें इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि आपने कोई तनख्वाह नहीं लेनी और आपने काम करना है। ठीक है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, लेकिन ये एक्सपेंशन फिर हुई क्यों? मतलब पुराने वजीर ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं कर रहे थे या नए वजीरों की ज़रूरत थी क्योंकि एक के पास मुतअद्दिद कलमदान थे, या फिर पीपल्स पार्टी का इंतज़ार था नून लीग को जो कि अब भी इस मरतबा भी नहीं आई? आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस दफ़ा उनको मुशावरत तो की थी, उनको ऑफर्स तो की हैं इस बार भी हमारी इतलात के मुताबिक। जी देखिए, हमारी ये ख्वाहिश थी और आज भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन आपने अपने सवाल का जवाब जो है वो अपने सवाल में ही दे दिया है कि चूंकि पिछले 1 साल में वज़रा के पास 1 से ज़ायद महकमे थे, 1 से ज़ायद वजारतों के कलमदान थे, लिहाजा वो जस्टिफाई नहीं कर पाता कि आप एक शख्स जो है वो 2 वजारतें चलाए और इस बात की ज़रूरत थी। हमने कुछ अर्सा इंतजार किया कि पीपल्स पार्टी अगर इस बात पे मान जाती है कि वो कैबिनेट में आती है तो फिर उन्हें भी शामिल किया जाए, लेकिन जब काफ़ी देर गुजरने के बाद भी अभी उन्होंने आमादगी का इजहार नहीं किया तो प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और डिलीवर करने के लिए कैबिनेट एक्सपेंशन की जाए, एक शख्स के पास एक ही वजारत हो और उसे फिर टारगेट्स दिए जाएं जैसे पहले मैंने कहा और उसके मुताबिक जो है वो परफॉर्म कर सके और डिलीवर कर सके। ठीक है, और जो परफॉर्म डिलीवर नहीं करेगा उसको हटाया जाएगा, ऐसा ही है? मैं कहता हूँ कि हटाया जाना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश भी है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी है और उनकी डायरेक्शन भी है। ठीक है। लेकिन कोई यहाँ पे मनसब संभालने के लिए तो नहीं आता। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है यहाँ पे तो
आप सोच भी नहीं सकते कि कोई बात करे कि जी प्रोटोकॉल पे खुश हो और मरात लेके खुश हो। दिन रात काम करने की जरूरत है, हमारा मुल्क है, अगर हम इसको सीधा करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाई नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा इस मुल्क का। इंशाल्लाह हम डिटरमिन्ड हैं कि मुल्क को आगे लेके जाना। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल जो जहनों में आता है वो ये है कि आपने भी कहा कि आप लोग भी इंतजार करते रहे कि शायद पीपल्स पार्टी काबीना में आए। आपको क्या लगता है, अभी भी इस मरतबा भी उनको ऑफर्स की गई, उन्होंने कहा नहीं भाई हमने नहीं आना, तो आप लोगों को उन्होंने इंटरनली रीजंस क्या बताया कि भाई हम क्यों नहीं आते? मतलब हुकूमत में तो हैं, गवर्नमेंट बनवाई हुई है, लेकिन काबीना में वजीर आजम के साथ नहीं बैठेंगे, क्यों? देखिए बात यह है कि उनका अपना एक जाती फैसला है, उनकी क़यादत का फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग सियासी जमात है, गो के वो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम इत्तेहादी हैं। उनकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो माशाल्लाह परफॉर्म कर रही है और चल रही है, और बहुत सारी अहम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। वो हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी अपनी एक पॉलिटिकल अप्रोच है जिसके तहत उन्होंने ये फैसला किया है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वो सारा मलबा ताड़े ते पा देवांगे। नहीं देखिए जी, ये तो हमारी वो डालें ना डालें, अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया तो उसका क्रेडिट है, और अच्छा परफॉर्म ना किया तो उसका क्रिटिसिज्म है। हम इस बात से बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। यही बुनियाद मैंने आपको बताई है जिसकी बुनियाद के ऊपर कैबिनेट की एक्सपेंशन हुई है। लेकिन आपको कभी बॉदर नहीं करती डॉक्टर साहब, आपको या बाकी जो वजीर हैं काबीना के, वो बॉदर नहीं करती कि भाई हुकूमत में हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस जो भी ज़ाहिर है आप लोगों के हैं या जो भी नून लीग के हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ भी शेयर्ड हैं, वो भी लेती है, लेकिन जब कैबिनेट में आता है जहां पर फैसला साजी होती है, ज़ाहिर है वजीर आजम के साथ बैठ के मेन कोर टीम जो है जो मुल्क के फैसले लेती है, वहां से वो आहिस्ता से निकल जाते हैं पतली गली से, तो फिर तो सारा कुछ आपके ऊपर आएगा ना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। या आपको उनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं लगती या बॉदर नहीं करती बात ही? अगर आप ये जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है कि आपने अपनी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद के ऊपर आपको नेकनामी भी मिल सकती है, और अगर आपने परफॉर्मेंस ना दी तो फिर आप जो है वो तंज़ो तज़ीक का निशाना बनेंगे। ये वो जिम्मेदारी है जो लेते हुए आप सोचते हैं कि मैंने जिम्मेदारी लेनी है, तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। हमने ये जिम्मेदारी अगर एक्सेप्ट की है तो हमने सोच समझ के की है, और इंशाल्लाह परफॉर्म करने के लिए की है, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए की है। ये तो है हमारा आज़म। बाकी ये कि वो अगर नहीं आ रहे तो ये बात मैं जरूर आपको कह दूं कि कैबिनेट का हिस्सा ना होने के बावजूद जो तमाम तर अहम फैसले हैं वो उनकी मुशावरत से लिए जाते हैं। असेंबली में जो बिल पेश होते हैं उनकी मुशावरत से होते हैं। जो मेजर डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस आप कह लें, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुशावरत से होते हैं। सही है। अच्छा, और यानी कि फिर मतलब यही हुआ कि चाहे वो कैबिनेट में बैठे हों या ना बैठे हों, जो कुछ होता है आप लोग उनके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं उनको, उनकी मुशावरत लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, और फिर वो गवर्नमेंट जो है उस चीज़ की तरफ जाती है। ऐसा ही है? तो यानी कि जो अच्छा है तो भी दोनों साथ हैं और जो बुरा होगा तो भी दोनों की साथ जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। प्राइम मिनिस्टर कोई भी डिसीजन जो है, और हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, वो कोई भी डिसीजन जो है वो उनसे उनकी मुशावरत के बगैर और उन्हें लूप में लिए बगैर नहीं करते, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है और उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है। और अगर फर्दर डिटेल में मैं आपको ले जाऊँ तो जितने बिल पेश होते हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटीज में, उन पर भी मुशावरत होती है। उनकी अपनी एक टीम बनी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो उन बिल्स को देखती है, उन्हें वेट करती है, हमारी टीम उन्हें वेट करती है, और असेंबली में भी बिल जो आते हैं उनमें उनकी भी बराबर बैटिंग होती है। यानी इस हद तक हमारी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग और एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात भी ड्यू थी, लेकिन आज तो खैर वो नहीं हो सकी, वो आगे मौखर हो गई है। और गिले शिकवे उनके बहरहाल आप लोगों से बढ़ रहे हैं पंजाब के पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से। जरदारी साहब ने कई मुलाकातें वहाँ पर की हैं पंजाब में पिछले हफ्ते। देखिए बात यह है कि क्योंकि रोजमर्रा मामूलात में, गवर्नमेंट अफेयर्स में आए दिन ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जिसके ऊपर आपको बैठना पड़ता है अपने इत्तेहादियों के साथ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारे सबसे बड़े इत्तेहादी हैं उनके साथ बैठ के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर डिस्कशन होती है, ये कोई अब नॉर्मल बात नहीं है, रूटीन की बात है। और अगर उन्हें किसी जगह के ऊपर गवर्नमेंट के किसी एक्शन से या हमारे दरमियान जो बातें तय हुई हैं गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के वक्त, अगर कोई उन्हें कोई किसी चीज़ पे एतराज़ है तो वो हम बराबर दूर करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, और उसके लिए बैठना जो है वो जरूरी है। सियासी रहनुमाओं की जो बैठक होती है उससे हमेशा खैर की खबरें निकलती हैं। यही बात हम अपने नादान दोस्तों को समझाते हैं कि खुदा के लिए
मुज़ाकरात से और बातचीत के दरवाजे बंद करने अच्छा, से। उन नादान दोस्तों के बारे में भी आते हैं, उनकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उन्हीं नादान दोस्तों में से आप लोगों को आजकल एक नादान दोस्त बहुत पसंद आया हुआ है, जिसको आप लोगों ने काबीना में भी शामिल किया है। वो आपको याद होगा, कंटेनर के ऊपर परवेज खटक साहब का डांस, वाया वाया द पुख्तानो संदरे वाया, वो तो गाना मेरे जहन में बज रहा है कि जब से मैंने ये खबर सुनी है कि वो वहां पर क्यों थे सर। आप लोगों की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आप लोगों की लीडरशिप के ऊपर शदीद तनकीद करने की वजह से वो उस कंटेनर पे वहां मौजूद थे और रक्स की महफिल, मतलब उसका पूरा भरपूर मनोरंजन वो करते थे पश्तो के गानों पे। आज आप लोगों ने उनको अपने साथ बिठा लिया है, उनके मालम जब्बा करप्शन केसेस, रेफरेंसेस उनके खिलाफ जो बनाए गए, उनका क्या बनेगा? देखिए, जो केसेस और रेफरेंसेस उनके खिलाफ हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो कायम हैं, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि केसेस बंद हो गए हैं या कर दिए जाएंगे, वो मेरिट के ऊपर उनके फैसले होंगे। लेकिन पॉलिटिकली अगर उन्होंने अपने आप को इमरान खान से अलग किया है और इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ किया है और वो समझते हैं कि हम जो है वो बेहतर अंदाज से मुल्क की खिदमत कर सकते हैं और हमारे साथ वो अगर आए हैं और हमारी पार्टी क़यादत ने ये फैसला किया है कि उन्हें काबीना में लिया जाए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ अदवार में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। और जहाँ तक उनकी अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, आपने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में आपने कहा कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने एतराज़ किया है, हो सकता है अपॉइंटमेंट में मेरी अपनी पार्टी के कुछ लोगों ने एतराज़ किया हो। ये कौन सी ऐसी नई बात है? मेरे असेंबली के अंदर बैठे कुछ कुलीग कह सकते हैं, कुछ मेरे साथी दोस्त मेरे कह सकते हैं कि जी हमारे अंदर डॉक्टर तारिक से ज्यादा बेहतर सलाहियत है काम करने की और परफॉर्म करने की। तो ये एक जमहूरी बात है, मैं ऐसे एक पॉजिटिव वे से लूंगा। मैं बिल्कुल नहीं लूंगा कि मेरे ऊपर किसी ने कोई पर्सनल अटैक कर दिया है। वुज़रा जो भी शामिल हैं, वुज़रा जो इससे पहले हैं, हमने उनकी कारकर्दगी की बात की है और कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उनकी आगे प्रमोशन की और उनकी एक्सटेंशन की बात की है। और तो फिर आप सेटिस्फाइड हैं परवेज खटक साहब की खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी से? मैं अपनी क़यादत के फैसले पे सेटिस्फाइड हूँ। ये फैसला परवेज खटक साहब का नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का फैसला है कि वो अपने कैबिनेट पे लें और मैं अपने टीम कैप्टन के फैसले के साथ हूँ। सही है। तो फिर आप शेर अफजल मरवत को कब शामिल करेंगे आप लोग? अगले तो वो हैं। शेर अफजल मरवत साहब आए, वो हमारी लीडरशिप से रब्ता करें और अगर हमारी लीडरशिप कहेगी कि उन्हें शामिल करना है तो मैं अपनी क़यादत के फैसले के साथ हूँगा। जो बात मैंने क़यादत से अलग करनी होगी ये जरा वज़ाहत कर दूं। बंद कमरे में हमारी मीटिंग्स जो होती हैं, इनसाइड मीटिंग्स होती हैं, मैं अपने जो ख्यालात हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उसका इजहार वहां पे करूंगा। लेकिन उसके बाद जो क़यादत फैसला करेगी मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। ठीक है, ये है एक पॉलिटिकल अप्रोच। ठीक है। लेकिन वैसे ऑन अ सीरियस नोट डॉक्टर साहब, ये इम्कान हो सकता है या इसको आप खारिजुल इम्कान ही करेंगे कि शेर अफजल मरवत कभी किसी तौर पर भी आप लोगों की जमात की तरफ या आप लोगों की काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते, या कहीं सोचा जा सकता है उस पर? क्योंकि अब तो उनकी भी लाइन कुछ पीटीआई को पसंद नहीं आ रही, पार्टी से भी उनको निकाल दिया। मेरा ख्याल है ये ख्याली बात है, अभी इस पे ना ही तबसरा किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये अभी इसके दूर दूर तक कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ठीक है, लेकिन हो भी सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। ये तो अब अगर परवेज खटक आ गए तो फिर शेर अफजल मरवत की क्या, उस बेचारे मासूम आदमी ने क्या आपका बिगाड़ा है? नहीं, वो अच्छे इंसान है, मेरे उनके लिए नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात हैं। हाँ, नहीं, हम भी बड़ा एहतराम करते हैं उनका। वो तो अब अपनी पार्टी के साथ उनका जो भी मामला चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन बहरहाल हमें तो हर किस्म की पॉसिबिलिटी पे सवाल सहाफ़ी का हक है कि वो करे। डॉक्टर साहब, अच्छा अब ये बताइए कि आपके जो नादान दोस्त हैं, जिन नादान दोस्तों को आप मुज़ाकरात में रहने का मशवरा दे रहे थे, अब उस नादान दोस्त के हवाले से जो चमगोइयाँ आ रही हैं या जो कंसर्न्स आ रहे हैं उनकी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से, वो ये कहते हैं कि भाई उनको तो डेथ सेल का मामला किया हुआ है, उनके साथ उनकी फैमिली की मीटिंग्स नहीं होने दे रही, और जो भी सहूलियात साबिक वज़राए आज़म को जेल के अंदर मौसूल थी वो सहूलियात इस वज़ीर आज़म साबिक को नहीं दी जा रही। देखिए, ये सब झूठ है और ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो सिर्फ अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए किया जा रहा है। कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मालूमात की बुनियाद के ऊपर आपको ये बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर जो फैसिलिटीज उनका इस्तेहकाक है उससे ज्यादा सहूलियात उन्हें हासिल है। नहीं, लेकिन सर झूठ क्यों बोलेंगे वो? मतलब जो सच होता है वो भी बता देते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा मैंने मैच देखा, अब जाहिर है टीवी की सहूलत मिली तो ही उन्होंने मैच देखा, तो मैच देखा, वो खबर आ गई। मैच ख्वाब में तो नहीं देखा, ज़ाहिर है उसके लिए टीवी। वही कह रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं वही कह रही हूँ कि जहाँ पर बात उनको सहूलत मुयसर थी वहां पर तो वो मान रहे हैं कि मुयसर थी। इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को तमाम सहूलियात हासिल हैं जो बतौर प्राइम मिनिस्टर उनका इस्तेहकाक है, बल्कि उससे ज्यादा हासिल है। वो कहते हैं एहलिया को भी दूर रखा गया है, वो मुलाकात नहीं करने दे रहे। मैं आपको नहीं, वो जेल मैनुअल है ना, अब इस तरह तो नहीं होता कि जेल में जो है वो खवातीन का अलग सेक्शन है, मेल्स का अलग सेक्शन है, और जेल मैनुअल के मुताबिक ही जेल चलती है। बाकी आपने ये जो पूछा ना कि वो ये बात क्यों करेंगे,
वो ये बात अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए करते हैं, ताकि अवाम के अंदर जितना आप बेबसी, बेचारगी और उनकी हालत अबतर होने का डंडोरा पीटेंगे, इतनी शायद अवाम की हमदर्दी उनके साथ नहीं ज्यादा सर, हो। हमदर्दी तो उनको मिलती है अगर वो बीमार होते। वो तो 1.5 साल में बीमार ही नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा फौलादी आदमी बना हुआ है अंदर। वो तो बीमार हुआ ही नहीं। यही तो सवाल है कि वो तो बीमार शिमार नहीं हुए। उनके कानों का एक मसला चल रहा है जरूर, जिसके हवाले से पार्टी ये कहती है। मैं आपकी इसी बात को आगे लेके आगे चलता हूँ कि वो बीमार नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्हें तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं, वरना पता एक हफ्ता जेल में नहीं काट सकता। आप जेल गई नहीं है ना, मैं गया हूँ, मैंने देखी है जेल का। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, वॉक करना, फैसिलिटीज, खाना बेहतरीन ना फराहम किया जाए आप सेहतमंद रह ही नहीं सकते। तो ये आप अपनी बात को जो है वो जो आपने की है, मैं तो उसी को लेके आगे जा रहा हूँ। उन्हें बिल्कुल फिट फैसिलिटीज मिली हुई है, नथिंग टू वरी, बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो कंटेम्प्ट में भी गए हुए हैं, वो अदालत गए हुए हैं मुख्तलिफ मामलात पे, जेल मैनुअल की अहकामात और उन पे अमल ना होने की वजह से। अदालत को पूरा इख्तियार हासिल है कि अदालत जाके अपने को बैलफ मुकर्रर करके मुआयना करवा लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो सारी, बल्कि बेहतर होगा ताकि अवाम तक सही मालूमात बजरिया अदालत पहुंच जाए। क्योंकि देखें, ये रोना धोना करना, हमें ये हो गया, फलां हो गया, ये सारी बातें इसलिए हैं कि पब्लिक के अंदर आपको थोड़ी हमदर्दी हासिल हो। हालांकि हमने उनसे टीवी लेके, जो इमरान खान साहब ने तो कहा था, मैं गीजर उतार लूंगा, एसी उतार लूंगा, हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। इमरान खान से बस टीवी भी है, गीजर भी है, एसी भी है, पंखा भी है, फ्रिज भी है, पूरा जिम है उनके पास, और इससे ज्यादा बताएं जो आप कहेंगे वो भी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात आपकी हम मान लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है जो कि पिछले हफ्ते हुई थी, एक बड़ा इवेंट हुआ था और वो था कौमी कॉन्फ्रेंस। और कौमी कॉन्फ्रेंस में चूंकि हमें भी जाने का मौका मिला, दूर दूर से, बारिश बहुत थी इसलिए दूर दूर से ही हम भी देख सके कि वहाँ पर क्या हुआ। जब एक रश था वहाँ पर आवाम का, लोगों का, और जिनको इन्वाइट किया गया था वही लोग थे जाहिर है, लेकिन वहाँ पर एक रश बहरहाल बना हुआ था, उसकी कवरेज सोशल मीडिया वगैरह पर आई। वहाँ पर लोगों का ये तासुर था कि चाहे इस कॉन्फ्रेंस ने कामयाब होना था या नहीं होना था, हुकूमत ने जो कदगनें लगाई उसके बाद हुकूमत ने उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब कर दिया। कोई कदगन नहीं लगाई, चीजें इनसे खुद अरेंज नहीं होती, फेंक दूसरों के ऊपर ये देते हैं। मुझे आप ये बताएं, इनकी जो पॉलिटिकल अप्रोच या सोच है उस पर मातम न किया जाए तो और क्या किया जाए? क्या आपके पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाउस की पार्लियामान की कमेटी बना के बैठ के बात करें, यहाँ वो तकरीरें करें। सेनेट नहीं तो वो अपोजिशन की थी ना सर, अपोजिशन की मीटिंग थी, वहां पर खकान अब्बासी वगैरह और ये सारे लोग थे ना, वहां पर गवर्नमेंट का अभी नहीं था मामला। ये तकरीरें आके आप मुतलका फोरम पे करें। दुनिया भर में जहां पार्लिमानी निजाम है वहां पे सबसे बड़ा फोरम आपकी पार्लियामेंट है, उसमें आके बात करें, पूरी दुनिया उसको सुनती है। नहीं, मिसाल के तौर पे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस होती है, वो लाहौर में होती है, हर साल होती है, हमें पता है वो होती है, तो आने वाले वक्तों में क्या गवर्नमेंट अब उसको भी बंद करेगी? ये भी उसी किस्म की कॉन्फ्रेंस थी, कौमी कॉन्फ्रेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीर आसमा जहांगीर और उनके तमाम जो उनकी काउंसिल है या उनकी जो भी बोर्ड है वो मेंबर नहीं है पार्लियामान का। अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर हो तो मैं आपको बता दूं कि वो अलहमरा काउंसिल में जो बात होती है उससे ज्यादा ताकतवर बात अगर वो असेंबली में करें। यस, ये तो एक मतलब फैक्ट है ना, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा। ये सारे मेंबरान जो होटल की लॉबी में जाके तकरीरें और सीटियां बजा रहे थे, ये अगर यहाँ पार्लियामेंट में बात करें जो फोरम उनके लिए मौजूद है। नहीं तो सवाल वो ठीक है आपकी बात, वो तो आपकी बात ठीक है कि पार्लियामान इज प्रेस्टिजियस, पार्लियामान, हाँ, आप जाके किसी मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन करते नहीं है। वहां पे आगे सीटियां बजाते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, कागज फाड़ते हैं। कौन आपको संजीदा लेके आप संजीदा है इस निजाम के साथ? नहीं तो ना ले संजीदा सर, यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ना ले संजीदा, उनकी फेलियर हो जाएगा। आपको क्या उससे मसला है? आप तो खुश होंगे उनका फेलियर हो गया स्ट्रैटेजी का। हमें उससे कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से वो आए यहाँ, मेरा ये जहाँ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इस्लामाबाद मेरा सेक्रेटेरिएट है, यहाँ आगे प्रोग्राम करें, मैं उन्हें दावत देता हूँ, कोई नहीं रोकता। लेकिन उनको 3 होटलों में नहीं ना करने दिया आप लोगों ने। मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने रोका है, लेकिन उसके रोकने से हुकूमत को ना कोई फायदा है ना, और लॉबी में उनकी 4 तकरीरें होने से हुकूमत को कोई खतरा है। मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो एक पार्लिमानी निजाम की कर रहा हूँ कि अगर उनमें सियासी समझबूझ हो तो खुदा के लिए उस फोरम पे बात करें, वहां पे आए। आपको दावत भी दी गई है, आपके पास फोरम मौजूद है। पिछली दफा आपको याद है जब हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इमरान खान ने असेंबली से इस्तीफा, पंजाब असेंबली से इस्तीफा, केपी असेंबली से इस्तीफा, बाद में इनके अपने लोग इनको गालियां दे रहे थे। वो तो अब उनका ख्याल था कि इलेक्शन हो जाएंगे ना, उनको पता नहीं था बात इधर तक चली जाएगी कि इलेक्शन ही नहीं होंगे। यही अर्ज कर रहा हूँ, इसका मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि हमारे किस एक्शन का रिएक्शन क्या होना है या हमारे किस एक्शन से आगे हमें फायदा या नुकसान कितना होना है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फाइनली डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब रमज़ान के बाद ऑपोजिशन का ये इरादा है कि वो करेंगे एहतजाज और मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। ये बहरहाल पीटीआई तक की सोच है। शायद खकान अब्बासी साहब कहते हैं ये उनके लिए आखिरी हरबा है। अब देखते हैं कि ये सारी जमातें किस पॉइंट पे मुत्तफिक होती हैं। आप लोगों ने रमज़ान में उनको किसी तौर पर इंगेज करना है या नहीं करना है? अब तो आप लोगों के पास एक मौका ये भी है कि डायरेक्टली अगर पीटीआई को नहीं भी इंगेज करना चाहते तो शायद खाकान साहब को या अचकज़ई साहब को या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, मौलाना साहब हैं, उनको कर सकते हैं। मुख्तसर जवाब इसका ये है कि जिन जमातों के साथ अभी मिलकर ये अलायंस वगैरह की बात कर रहे हैं, वो जमातें अगर इनके साथ आगे भी कोई थोड़ा बढ़ती हैं और कोई पॉलिटिकल डायलॉग उन जमातों के साथ पीटीआई का होता है, तो वो कतई तौर पे पीटीआई को ये मशवरा नहीं देंगे कि आप सर पे कफन बांध के इस्लामाबाद पे दोबारा यलगार करें। एक साल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, जो सियासत की है इंतशार की, फितने फसाद की, उसका कितना उन्हें नुकसान हुआ है वो उन्हें पता लग गया है। मुल्क को कितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान के हर शहरी को पता है। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि पोश के नाखुन लें, मजीद अपने लिए जो है वो तबाही ना फैलाएं, मुल्क के लिए मजीद तबाही फैलाने की कोशिश ना करें। फैलेगी नहीं, अगर आप करेंगे तब भी हम इस मुल्क को इंशाल्लाह संभालेंगे और संभाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे कि वज़ीर हुकूमत के, और उनका मौक़िफ़ आपने जाना। अब इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा गया है या नहीं, और क्या उनको दीगर जो वज़ीर आज़म की इंटाइटल्ड सहूलियात हैं वो उनको मैसर हो रही हैं जेल में, जेल मैनुअल के मुताबिक या नहीं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आगे की स्ट्रैटेजी उनकी क्या होगी। क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनकर एक मुतहिदा तौर पर हुकूमत को घर भेजने या जो भी उनके अज़ाइम हैं उसमें कामयाबी पा सकेगा, और पा सकेगा तो उसका प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड है क्या। हुकूमत इत्तेहादी सेटअप का 1 साल मुकम्मल होने पर अपनी कामयाबियां गिनवाने में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब पीटीआई को अब अपोजिशन अलायंस को मुतहर्रिक करने और जेल में कैद इमरान खान की रिहाई का चैलेंज बदस्तूर दरपेश है। आज पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की जानिब से ये दावा किया गया है कि इमरान खान को अडयाला जेल के डेथ सेल में कैद कर दिया गया है और इस वक्त वो कैद तन्हाई में हैं। पीटीआई क़यादत ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान के अपनी वकला और अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस सारी सूरत हाल में पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या होगा, वो क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि ये मसाइल आने वाले वक्तों में दरपेश ना हो, और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा कैसे, किस तरीके से ये आगे लेकर चलेगा, और इमरान खान साहब की रिहाई या मुल्क में सिविलियन बालादस्ती या हुकूमत को घर भेजने जैसे अज़ाइम पर ये सारे कारफरमा होंगे और इनको अचीव कर सकेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात और रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो डेथ सेल वाली बात आपने की है, इसके अलावा जेल में और कौन सी सहूलियात हैं जिनसे महरूम कर दिया गया है खान साहब को, अगर ताज़ा इतलात के मुताबिक आप हमें बता सके। देखिए, डेथ सेल के हवाले से जो मैंने बात की, अगर मैं उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं तो मैंने ये कहा कि जब खान साहब ट्रायल पे थे उस वक्त भी खान साहब को इसी सेल में रखा गया था, अब भी खान साहब को इसी सेल में रखा गया है। जब इद्दत वाला केस चला रहे थे तब भी खान साहब को इसी सेल में रखा गया था, जो कि दहशतगर्दों का और डेथ सेल जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इमरान खान की जात के अगेंस्ट, बहुत से साबका वज़राए आज़म यहाँ पे आए रहे मगर उनके साथ ये सलूक नहीं किया गया जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। खान साहब की अखबारें रोक दी जाती हैं, फिर हमें अदालत में जाना पड़ता है, अदालत से हुक्म लेते हैं, फिर खुलती हैं। खान साहब बुक्स पढ़ने के बहुत ज्यादा वो है, खान साहब को बुक्स जो है बहुत पढ़ने का वो है, तो वो हम बुक्स लेते हैं तो कई दफा बुक्स रोक देते हैं, हमें उसके लिए फिर अदालत में जाना पड़ता है, फिर हम अदालत से वो लेके आते हैं। अभी ये तो मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसे होता है। ठीक है। हमारे लिए इस वक्त फिलफौर सबसे बड़ा इशू है कि उनके दोस्तों, उनके रफ़क़ाए कार, उनकी सियासी पार्टी से मुतल्लिक़ लोगों की मुलाकातें बंद की गई है। पिछले 6 महीने से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं। अदालत का हुक्म था कि ट्यूसडे एंड थर्सडे को उनकी फैमिली, वकला के रफ़क़ाए कार उनसे मिला करेंगे, मगर वो जो सियासी दोस्तों की मुलाकातें हैं वो 6 महीने से नहीं हो रही है। एक दफा 2 दफा बीच में वो निगोशिएशंस कमेटी को आपके उस मुज़ाकरात के ढोंग के खाते हुए कंट्रोल्ड सी एनवायरनमेंट में मुलाकात कराई गई थी। आप ये देखें कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि खान साहब का हर हफ्ते उनके बच्चों से बात कराई जाए। पिछले 6 महीने में सिर्फ 4 दफा उनके बच्चों से उनकी बात कराई गई है। उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो है उनको भी अलहदा किया गया है, उन्हें भी सॉलिटरी उसमें रखा गया है, उन्हें नहीं मुलाकात खान साहब से करवाते हैं। अभी लास्ट टाइम कराई मगर फिर बीच में 2-3 हफ्ते का जो है वो गैप दे देते हैं। तो शेख साहब
अभी अचानक से कुछ हुआ है, क्या हुआ है? क्योंकि पिछले हफ्ते तो अलीमा खान साहिबा ये बता रही थी कि खान साहब बड़े गुस्से में थे, इंडिया पाकिस्तान का उन्होंने मैच देखा और वो कह रहे थे कि पता नहीं हमारी टीम ने क्या तबाही बर्बादी की है और क्रिकेट भी हमारी बर्बाद हो गई, तो ही वॉज वेरी अपसेट विद इट। तो वो तो जाहिर है फिर टीवी शीवी तो उनके पास आ रहा था, तो अब अचानक से कुछ हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखें, टीवी आ रहा होता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर हमें अदालत में जाना पड़ता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये चीजें बंद की जाती हैं, फिर हम अदालत में जाते हैं, फिर ये खोल दी जाती हैं, फिर ये बंद कर दी जाती हैं, तो ये एक तमाशा लगा हुआ है जी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब है कि वो मुसलसल, इस दौरान हमें अदालत में जाना पड़ता है। मुलाकातों के हवाले से हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, मगर वो नहीं उसको फॉलो करते, फिर हम कंटेम्प्ट में जाते हैं, कंटेम्प्ट में जेलर जाके बयान दे देता है, उसके बाद भी आके जो है वो मामला उसी तरीके से वो हो जाता है। तो अब आपको दोबारा भी कंटेम्प्ट में जाना पड़ेगा शेख साहब? अभी भी कोई सिचुएशन ऐसी है? मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी हम फिर हाई कोर्ट में गए हुए हैं जी, हम फिर हाई कोर्ट में गए हुए हैं। और आप ये देखें कि चीफ मिनिस्टर एक सूबे का, वाहिद सूबा जहाँ हमारी हुकूमत है, उसने कोर्ट से ऑर्डर लिया मुलाकात का। उसमें कोर्ट ने कहा कि हर हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं, नहीं करवाई गई, फिर वो कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट में जाने के बाद चीफ मिनिस्टर की भी मुलाकात कराई गई। अब आप हालत देख लेंगे। ठीक है। अच्छा अब शेख साहब थोड़ा सा पिछले हफ्ते के हवाले से बात करते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस और वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया था। अब ये तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है कि जितनी पाबंदियां कदगने उस पर लगी, उसके बगैर भी वो इतना बड़ा इवेंट बनता या ना बनता, लेकिन बहरहाल कदगनों के बाद वो नहीं, वो कदगनों की वजह से ही बनाया जी। अगर वो ना कदगने लगाते तो फिर चंद लोग देखते, मगर उनकी कदगनों से, उनकी रुकावटों से, उनके तमाशों से सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी मीडिया लोगों को बड़ा तजस्सुस हो गया कि भाई ये कर क्या रहे हैं जिसको इन्होंने रोकना था, इतनी खास कोशिशें की कि रोके, तो ये ऐसा हो क्या रहा है अंदर। तो लोग जो नहीं भी चाहते थे वो भी जाकर घुस गए उसके हॉल के अंदर। तो अब ये बताइए कि उसका इम्पैक्ट क्या है? वो तो एक कौमी कॉन्फ्रेंस थी, वो हो गई। कल मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को सुन रही थी, उनसे ये सवाल हुआ था कि भाई मौलाना साहब उसमें क्यों नहीं थे मौजूद। उन्होंने कहा वो उम्रा करने गए हुए हैं और वो वापस आएंगे तो वो शामिल होंगे मुख्तलिफ मीटिंग्स में, हमारी अपनी पार्टी की भी मीटिंग है इस हवाले से। और फिर मौलाना साहब के लोग जो थे मौजूद थे, गफूर हैदरी साहब थे, कामरान मुर्तजा साहब थे, इवन जमात इस्लामी जिसने कहा कि मैं शायद इत्तेहाद का हिस्सा न बनूं, उनका बयान आया, मगर इसके बावजूद लियाकत बलोच साहब थे। तो लोग जो है जी लेकिन कामरान मुर्तजा साहब ये भी कह रहे थे कि हमने मुश्तरका एलामिया पे साइन नहीं किया। हाँ, उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने असद कैसर को कोई कंसर्न्स जो है वो कन्वे की थी, जिनका जवाब अभी तक नहीं आया है। वो कंसर्न्स जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से हैं, कोई लोकल सतह की कंसर्न्स हैं। जो खान साहब की गाइडेंस रिक्वायर्ड है उसमें आपको मैंने अभी सारा बताया कि किस तरीके से मुलाकातें रोकी गई हैं। इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही मुलाकातें बहाल होती हैं, खान साहब के साथ बैठ के ये काबिले ये एड्रेसेबल किस्म की, ये एड्रेस की जा सकती है कंसर्न्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि खान ये चाहते हैं कि सारी अपोजिशन की जमातें हम आवाज होकर इस वस्तायत के खिलाफ लड़े। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, शायद किसी ने शायद अभी इंप्रेशन देने की कोशिश की, खान साहब की सेहत बड़ी ठीक है। खान साहब कुछ अर्सा पहले वो खबरें आई थी कि वो बेहोश हो गए शायद, और नहीं चंद दिन पहले जो है वो उनकी फैमिली और वो हमारे वकला मिले। खान साहब वाज फिट, हेल्दी एज एवर, और रेगुलर चेकअप्स खान साहब के होते हैं। हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि रेगुलर चेकअप्स के अंदर वो जो हर कैदी का महीने 2 महीने बाद होता है, उसमें हमारा जाती मौलेज भी डाल दिया जाए। तो हम उसके लिए कोर्ट में पहले भी गए थे, अब दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कमिंग बैक टू द कंसर्न्स के जेयूआई ने आप लोगों को कंसर्न्स का कुछ बताया और असद कैसर साहब को कुछ बताया। कुछ आपके पास अगर डिटेल्स हैं तो आप शेयर कर सकेंगे विदाउट डाइवल्जिंग द डिटेल्स के, मतलब ब्रॉडर कंसर्न्स हैं क्या उनके जिस पे आप लोगों ने उनको मुतमईन करना है बेसिकली? सियासी पार्टियां जो होती है उनके स्टेट्स होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, हो सकता है वो कंसर्न्स उनकी इस हवाले से हो, और उसमें फिर क्योंकि वो जिस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, हमारी वहीं पे हुकूमत है, उनका हल्का वहीं पे है, तो वहाँ से उनके लोकल कंसर्न्स हो सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं और इंशाल्लाह वो खान साहब से जैसे मुलाकात होती है उन्हें जवाब मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि सब साथ चलें। ठीक है। अच्छा, अब शेख साहब एक और चीज़ भी है कि अब ज़ाहिर है स्ट्रैटेजी पे बात होगी, मुख्तलिफ जमातें हैं तो हर एक की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी होगी, हर एक का अपना एक माइंडसेट होगा। शायद खाकान अब्बासी साहब आए हमारे प्रोग्राम पे तो उनका जहन ये था कि आखिरी हरबा होना चाहिए सड़कों का एहतजाज, उससे पहले आप इसी तरह एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, मोमेंटम बिल्ड करते हैं। लेकिन साढ़े वास्ते तो देखो जी, साढ़े वास्ते तो आखिरी हरबा हो जाता है ना। हमें तो ये पार्लियामेंट से हुआ कर लेते हैं, हमें तो हमारे घरों में घुस जाते हैं। देखे ना किसके लिए आकर हमारे तो ये घरों में घुस जाते हैं, वहां तोड़ते हैं चीजें, हमारे बंदे उठा लेते हैं। अदालतों में जजेस 26वीं तरमीम के बाद अपॉइंट हो गए हैं, वहां से चीजें सुस्त रवि में चली गई हैं।
हमारे हक में बोलने वाली आवाजें ऑफ एयर कर दी जाती हैं, एंकर हटा दिए जाते हैं। साढ़े वास्ते तो फिर आखिरी अरबा आया पे ना जी। ठीक है, आपके लिए आखिरी अरबा आया पे है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप उनको अपने आखिरी हरबे पे लेके आएंगे या वो आप लोगों को अपने पहले हरबे पे लेके जाएंगे, जो जब इस किस्म कि के है नॉन अलायंसेस बनते एहतजाज। हैं शिफा, जब इस किस्म के अलायंसेस बनते हैं तो देन आप यू आर बाउंड बाय सम काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन। तो ऑब्वियसली हम उस इत्तेहाद में जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो शेप ऑफ अभी होना है, अपनी असल शेप में आना है, उसमें वी आर द बिगेस्ट पार्टी जो हुजम के हवाले से, सीटों के हवाले से, अपने हिसाब से। तो उसमें ऑब्वियसली उनका क्वेश तो होता है, मगर देन यू आर बाउंड बाय डिसिप्लिन, जहाँ पे इतनी सारी पार्टी इकट्ठी होती है तो फैसले मुश्तरका होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उस पर डिस्कशन होगी, खान साहब से हम गाइडेंस लेते रहेंगे और इस इत्तेहाद को हमारी कोशिश है कि हम इसको कामयाब बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, और आफ्टर रमजान उसके हवाले से पीटीआई की अपनी थिंकिंग क्या है? आफ्टर रमजान कुछ एहतजाजी, कुछ मुल्कगीर एहतजाज होना चाहिए जी, जो आईनी हक है, पुरअमन होना चाहिए, मुल्कगीर होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और फाइनली ये बताइए कि परवेज खटक साहब को जब काबीना में शामिल किया गया तो आप लोगों का क्या रद्द अमल था? वर यू एक्सपेक्टिंग कि यही होगा? नहीं, हमें कुछ अर्सा पहले बताया गया था कि जरा ये कहते हैं, ठीक है ना जी, कि इसने उनको कहीं ब्लैकमेल किया। देखो, जब तुमने मुझे इलेक्शन मेरे साथ तुम आने के लिए, वो मैं सब बता दूंगा अगर तुमने मुझे कैबिनेट में नहीं लिया तो। अच्छा, क्या परवेज खटक साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल किया था? मैं ये कहूंगा जी, मुझे मेरे जरा ये कहते हैं, वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आप भी कंफर्म कर सकती हैं। वो ये कहते हैं कि जब इन्हें इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ तो इन्हें पीटीआई तोड़ने, पीटीआई के बंदे तोड़ने और केपीके के अंदर लॉन्च किया गया। बड़ी मार पड़ी इनको, नाकाम हो गए। मगर पीटीआई को नाकाम करने के लिए इन्होंने जो है वो पीडीएम की केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत अजीबो गरीब हरकतें की, बताने के काबिल नहीं है किस तरीके से जीतना चाहते थे। तो अब जब ये हार गए, अपने घर का हल्का भी नहीं जीत सके, तो इनको डिच कर दिया गया, डंप कर दिया गया। तो वो फिर इन्होंने, मैंने सुना है कि मैं कहा भी कि मैंने तुसी बनाया ना वजीर मशीद, तो मैं सारिया गल्लां दस दिया तुसी मेरे नाल रल के की। ओह अच्छा, तो एक परवेज खटक पूरी हुकूमत पे भारी हो गए हैं। ये तो आपकी बात से मुझे तो इधर हो ये टक्के मार हुकूमत है, 0 मैंडेट वाली हुकूमत है। इस पे तो दिली पहलवान जो है वो जितने हैं वो सारे, एक साल मुकम्मल हो गया शेख साहब, वो तो कामयाबियां गिना रहे हैं अपनी। बस जी, वो फिर यही कामयाबी है कि चीफ मिनिस्टर था तो अब मोहसिन नकवी के नीचे मशीन लगा हुआ है, और वो भी तरले से, मिन्नतों से, ब्लैकमेल करके। अगर आप हुकूमत की कामयाबियों की बात कर रही हैं तो हुकूमत की कामयाबियों का, पंजाब हुकूमत की अगर आप बात कर रही हैं तो 60 सफ़ों के अंदर वो जो 429 तस्वीरें हैं, 31 और 431 तस्वीरों में टोटल 329 चीफ मिनिस्टर साहबा की है। और उसमें वो मतलब अगर ये परफॉर्मेंस है तो फिर ठीक है। और उसमें हमारे मंसूबे जो है वो दिखाए गए हैं, हमारी चीजें दिखाई गई हैं, और कई चीजें रिपीट की गई हैं। उजलत में किया ना, क्योंकि केपी का ईयर बुक आ रही थी तो इन लोगों ने कहा कि भाग के उजलत तो में। आपको तो नहीं ना क्रेडिट देना था शेख साहब, आप भी मासूमियत वाली बातें करते हैं। आपको क्रेडिट दे दें, मैं करूंगी, मैं अपना क्रेडिट लूंगी, आपको नहीं दूंगी। नहीं, आप क्रेडिट ना दें, मगर आप देखें ना, ये आप मीडिया का दौर है, चीजें कितनी एक्टिव, वाइब्रेंट है, लोग कितने अवेयर हैं। एक चीज जो लोगों को पता है कि हम करके गए हैं, उसको जब आप अपनी तस्वीर के साथ लगाते हैं तो पीपल मेक फन ऑफ यू, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। तो इतना तो कोई एडवाइजर बता सकता है, ये भी सुबकी होगी, बेइज्जती होगी, या ना करो। चलो 60 सफे ना सही, मतलब है कि 10, 15, 20 सफे घटा लो, वो 30 सफे घटा लो, तो तस्वीरें कम कर लें। इस तरह तो नहीं ना काम चलता जी। सही है, तस्वीरें कम कर लेनी चाहिए। शेख वकास अकरम साहब का एक मशवरा है। मैं आपको बताऊं, अगर तस्वीरें कम कर दी जाती ना तो वो 60 सफे से 1 सफे के ऊपर आ जाता है सप्लीमेंट। ठीक है, लेकिन फाइनली शेख साहब ये भी बताइए कि आप लोगों की पार्टी के एक बहुत ही वोकल शख्स को आप लोगों ने पार्टी से निकाला। अब ऐसा तो नहीं है कि कल को वो भी उनकी कैबिनेट में नजर आएंगे और आपकी पार्टी के दीगर भी कुछ ऐसे रहनुमा जो कि आज अंदर मौजूद है वो भी कल को उनकी कैबिनेट में बैठे हों? मैं देखिए जी, खान साहब की पार्टी है, खान साहब ने जो फैसले लिए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो ऐसी कोई हरकत करेंगे, क्योंकि आपने, आई डोंट थिंक सो। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि हर आदमी का, तो फिर वो भी क्या आपसे उम्मीद रखें कि उनकी कोई वापसी हो सकती है? वो तो जी खान दी पार्टी है, अल्लाह से उम्मीद रखें। और खान से मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर, उसी पार्टी मेरे मगन पाओगे। जो है वो खान साहब ही ये फैसले करते हैं जी। खान साहब ने पहले, हाँ
बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख वकास अकरम साहब। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ईमान खेज़ इंकशाफ किया परवेज़ खटक साहब की जो काबीना में शमूलियत है उसके हवाले से कि वो बाकायदा तौर पर ब्लैकमेलिंग करके और हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपनी जगह उन्होंने वफाकी काबीना में बनाई है। अगर वाकई ऐसा है नाजरीन, तो और अगर वाकई एक शख्स, एक सियासतदान, और वो भी वो जो कि सख्त तरीन मुखालिफ रहा है एक वक्त में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इस सारी जमात का, अगर उसको हुकूमत नहीं हैंडल कर सकी या उसकी ब्लैकमेलिंग को हुकूमत नहीं हैंडल कर सकी और उनसे ब्लैकमेल होके उनको वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है, बकौल जो भी बात हमें शेख वकास अकरम साहब ने बताई है, तो फिर इसके बाद नाजरीन मेरे पास अल्फाज यही हैं कि ऐसी सिचुएशन में फिर हुकूमत को अपने बारे में सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। उन लोगों को अपनी जहनों में ज़रूर जगह दीजिए, अपने दिलों में, अपने घरों की दस्तरखानों पे ज़रूर जगह दीजिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास शायद हमारे जैसे घरों में सारी सहूलियात या दस्तरखान मौजूद नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचिए। वैसे पाकिस्तानियों के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाली कौम पाकिस्तानी है, तो इस मरतबा भी हमने बिल्कुल ठीक है, हर घर में हालात पहले जैसे नहीं हैं, हर एक को एक हल्का सा झटका महंगाई का लगा है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक हो सके उन लोगों की मदद कीजिए जो आप लोगों के मुंतज़िर हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंतज़िर हैं लेकिन वो अपनी ज़बान से आपसे कुछ कह नहीं सकते, वो मांगेंगे नहीं, लेकिन आपको उनको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देने वाला हाथ अल्लाह ने अगर आपको बनाया है तो फिर उसकी अहमियत का एहसास कीजिए और लोगों में नेमतें और बरकतें बांटिए जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।